नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका टारगेट विद उमेश चैनल पर स्वागत है। जैसा कि यहाँ पर लगातार विज्ञान की श्रृंखलाएं चल रही हैं और उसमें हम आपको निरंतर इस समय बायोलॉजी के यूनिट सेकंड पर चर्चा कर रहे हैं और उसमें जेनेटिक्स पार्ट चल रहा है। अभी तक 2 वीडियो इसके खास करके अपलोड हो चुके हैं। कल कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण एक वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। तो जैसा कि आपको पता है, विगत दिनों से वैश्विक महामारी कोविड-19 का इफेक्ट चल रहा है और हम सभी लोग उसका लॉकडाउन का पूरी तरह से बिल्कुल पालन कर रहे हैं और आपको हमारे संस्थान के द्वारा, हमारी टीम के द्वारा बिल्कुल चिंता है, जिसके लिए दिन रात लगातार हम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। आपको बेहतर से बेहतर जो है नोट्स भी प्रोवाइड कर सके और जो पढ़ाया जा रहा है अच्छे तरीके से आपको समझाया भी जा सके। तो पूरी तरीके से इस समय संक्रमण का इफेक्ट बहुत तेजी से फैल रहा है, तो हमें पूर्णतः सुरक्षित अपने घर में रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा यह समय जो है हम सभी को सकारात्मक रहने का समय है और बिल्कुल हम पूरे मनोयोग के साथ इस समय लगे रहें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका सत्र हो सकता है कि अगस्त या सितंबर से स्टार्ट हो, तो जाहिर सी बात है कि यह समय जो है, अगर आप इस समय पढ़े रहेंगे तो आगे चल करके आप बेहतर उस सब्जेक्ट में या उससे आगे के सिलेबस में अपनी पकड़ मजबूत बना सकते हैं और परीक्षाएं जैसे होंगी और उन परीक्षाओं में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। तो आइए आपके बीच जो है हम लेकर के आए हैं आज जेनेटिक का पार्ट 3 लेके आए हैं। आगे चलते हैं, उसमें हमको क्या पढ़ना है और क्या जानना है। देखिए, हमने काफी चर्चा किया था कि आनुवंशिकी क्या है और वेरिएशन क्या है और ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में चर्चा भी हुई थी और ग्रेगर जॉन मेंडल को फिर से पुनः कौन कौन से वैज्ञानिक ने मिल करके कब उसकी खोज किया था, तो आप बिल्कुल वहां तक पढ़ लिए थे। आज हम चलते हैं, आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि आगे क्या है और कैसे है। नंबर 1 पॉइंट हमने यहाँ पर बिंदु लिखा है, मेंडल की सफलता के कारण। जैसा कि पूछा भी जाता है परीक्षाओं में और खास करके 2 नंबर पर इस पर पूछ दिया जाता है कि मेंडल की सफलता का क्या कारण था। तो सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए, जान लीजिए कि मेंडल की सफलता का कारण जो था, नंबर 1 पॉइंट, इन्होंने मटर का पौधा चुना था। किसका पौधा चुना था बेटा? मटर का पौधा चुना था। पाइसम सटाइवम चुना था, मटर का पौधा चुना था। तो भाई देखिए, एक प्रश्न और बनेगा इस पर, आखिरकार मटर का पौधा क्यों चुना था? मटर के पौधे में क्या ऐसी गुणवत्ता थी कि जो उसको चुना गया? तो इसकी बात करते हैं। मटर के पौधे का जो उन्होंने चुनाव किया, तो इसका सबसे प्रमुख कारण था कि यह पौधा कैसा होता है? एनुअल होता है। कैसा होता है? एनुअल मीन्स होता है, एक वर्षीय होता है कि जो अपने जीवन चक्र को 1 वर्ष में समाप्त कर लेते हो, लेकिन सामान्यतः आप देखेंगे 3 से 4 माह में यह पौधा बिल्कुल अपनी लाइफ साइकिल को क्या कर लेता है? कंप्लीट कर लेता है। कौन सा पौधा? मटर का पौधा। और दूसरी चीज आपको बता दें कि यह पौधा कहीं भी, यह प्लांट कहीं भी बड़ी सुलभता से उगाया जा सकता है। बड़ी ही सुलभता से इसको हम क्या कर सकते हैं? उगा सकते हैं, आसानी से इसका हम अध्ययन कर सकते हैं। और दूसरे बिंदु की ओर चलते हैं। देखिए, ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। आपसे पूछा जाए कि मेंडल की सफलता के पीछे कारण क्या था, तो सबसे पहला कारण जो था वो था पाइसम सटाइवम, अर्थात मटर का पौधा, जिसको उन्होंने उद्यान मटर के नाम से, गार्डन पी के नाम से उसको अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि यह पौधा जो होता है एक वर्षीय होता है। कैसा होता है? एक वर्षीय होता है, कहीं भी किसी भी स्थान पर आसानी से सुलभता से उगाया जा सकता है और यह लंबा समय नहीं लेता है, कम समय में ही अपनी लाइफ साइकिल को क्या कर लेता है? कंप्लीट कर लेता है। अपने जीवन चक्र को कम समय में ही पूर्ण कर लेता है। और दूसरी चीज, दूसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं, हम देखते हैं तो दूसरा बिंदु हमको क्या मिलता है? इसमें यह कहा जाता है कि यह पौधा पाइसम सटाइवम जो है बाइसेक्सुअली होता है। कैसा होता है? बाइसेक्सुअली होता है, द्विलिंगी होता है। कैसा होता है? द्विलिंगी से क्या तात्पर्य?
जिसमें मेल और फीमेल एक ही प्लांट में उपस्थित हों, अर्थात उसके पुंकेसर और स्त्री केसर उसके पौधे में क्या हो, उपस्थित हों। और दूसरी चीज, बाइसेक्चुअली होने के नाते ये पौधा जो होता है, इसका फ्लावर जो होता है करोला से, किससे ढका होता है, करोला से ये ढका हुआ आता है, अर्थात पुष्प दलों से इसका जो है ढका हुआ होता है, जिसके कारण यहाँ पर किसी अन्य मतलब पर परागण क्रॉस पोलिनेशन की स्थिति नहीं बन पाती है। जब भी यहाँ होता है वो कैसा होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है। कैसा होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है, अर्थात स्वपरागण ही हो सकता है। कैसा हो सकता है, स्वपरागण हो सकता है। यदि स्वपरागण होगा तो आपको मालूम है बिल्कुल उस पौधे की शुद्धता बनी रहेगी। क्या रहेगी, उस प्लांट की शुद्धता बनी रहेगी। और इस प्रकार से यह इसके अध्ययन में क्या हो सकता है, इसकी शुद्धता को जांच करने के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। आइए देखिए इस दूसरे बिंदु को समझिएगा फिर से एक बार, कि मटर का जो पौधा होता है, दिस इज द Pisum sativum plant in bisexually and only for self pollination. न कि इसमें क्रॉस पोलिनेशन होता है, सिर्फ क्या होता है, इसमें स्वपरागण हो सकता है, होता है। ठीक है, आइए तीसरे बिंदु की ओर चलते हैं। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि क्या है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर चाहें तो यहां पर हम मटर के पौधे में क्या कर सकते हैं, क्रॉस पोलिनेशन भी करा सकते हैं। क्रॉस पोलिनेशन भी करा सकते हैं। अभी क्रॉस पोलिनेशन से क्या समझते हैं, देखिए उसी पौधे की उसी जाति के दूसरे पौधे का अगर हम एंडोर्सियम पुंकेसर उसके स्त्री केसर में प्रवेश करा दें, निषेचन करवा दें, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी क्रॉस पोलिनेशन कहलाती है, पर परागण कहलाती है। तो यहां पर ये भी संभव है, सेल्फ भी संभव है और क्रॉस पोलिनेशन भी क्या है, संभव है। अब देखिए चौथे बिंदु की ओर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं क्या कि मटर के पौधे का चुनाव जो क्यों किया गया था, यह भी एक प्रमुख कारण है कि मटर के पौधे में क्या होते हैं, विभेदात्मक लक्षण होते हैं। कैसे लक्षण होते हैं, विभेदात्मक मतलब सेपरेट कैरेक्टर होते हैं। कैसे होते हैं, सेपरेट कैरेक्टर होते हैं। करेक्ट, सेपरेट का मतलब क्या, अलग अलग लक्षण इनके आप अध्ययन कर सकते हैं। तो क्या हुआ, इन तीनों चारों मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया था, तो इसका प्रमुख रीजन हमको क्या मिलता है कि यह पौधा कैसा होता है भैया, एनुअल होता है, एक वर्षीय होता है, आसानी से कहीं भी किसी स्थान पर उगाया जा सकता है। दूसरा होता है बाइसेक्चुअली, द्विलिंगी होता है, अर्थात नर और इसके मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही प्लांट में उपस्थित होते हैं और वहां पर सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है और वो अपनी शुद्धता बनाए रखते हैं। अगर चाहें, भाई देखिए कहा जा रहा है कि मटर के पौधे में अगर चाहा जाए तो क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है, दूसरे उसी जाति के दूसरे प्लांट का जो है पुंकेसर या एंडोर्सियम उसके गायनेशियम में प्रवेश करा करके हम निषेचन करा सकते हैं। चौथा बिंदु कह रहा है कि इस मटर के पौधे में क्या होता है, सभी के सभी लक्षण बिल्कुल अलग होते हैं। क्या होते हैं, अलग होते हैं। अलग होने के नाते इनका विश्लेषण करना हमारे लिए आसानी होती है। आइए अब देखते हैं, ये तो मटर के विषय में हमने बात कर दी। दूसरी बात करते हैं और क्या रीजन था, दूसरा कारण क्या था इनका। दूसरा ये था, सफलता होने का रीजन ये था कि अपने अनुसंधान, मेंडल साहब जो प्रयोग कर रहे थे उस अपने अनुसंधान में मात्र एक लक्षणों का अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था, सिंगल कैरेक्टर का अध्ययन किया था। एक लक्षण का, सिंगल कैरेक्टर का एक लक्षण का इन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था। एक लक्षण का इन्होंने अध्ययन किया था और एक लक्षण के अध्ययन करने के नाते इनको जो है सफलता भी मिली, आसानी से उसका विश्लेषण एनालाइज भी किया कि क्या उसमें हो रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे एक लक्षण उसकी पौधे की टाल और ड्वार्फ पर मतलब लंबाई और उसके बौनेपन पर ले लिया या उसके पुष्प के रंग पर ले लिया। तो ये क्या था, उन्होंने मात्र एक सिंगल कैरेक्टर का विश्लेषण किया, अध्ययन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा बिंदु ये कहता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने
ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो प्रयोग किया था, उस प्रयोग में उन्होंने जो है कुछ मैथमेटिकल, कौन सा मैथमेटिकल और मैथमेटिकल नंबर का उपयोग किया था, गणितीय संख्याओं का उपयोग किया था। जैसे कि दो लक्षण, जैसे आप देखे होंगे, अब मिलेगा आगे पढ़ने के लिए आपको, कि लक्षण यहां पर आपको 3:1 का मिलता है। तो मतलब 3 पौधे लंबे होते थे, एक छोटा होता था। उसके आधार पर उन्होंने क्या किया कि एक गणितीय संरचनाओं को, गणितीय संख्याओं का उपयोग करके उन्होंने उसको अपने प्रयोग में रखा और ये बताने का प्रयास किया कि हाँ इतनी संख्या इतनी है, इनकी संख्या इतनी है। चलिए चौथे कैरेक्टर की ओर आगे हम बढ़ते हैं। चौथा क्या कहता है? चौथा ये कहता है कि सबसे प्रमुख, जो बहुत बेहद महत्वपूर्ण जो कहता है कि मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने जिन सात जोड़ी लक्षणों का चयन किया था, जिन 7 जोड़ी 7 पेयर्स कैरेक्टर्स का क्या किया था, इन्होंने अध्ययन किया था, उन कैरेक्टर को, वो लक्षण जो थे वो भाग्यशाली इसीलिए थे कि जो 7 जोड़ी लक्षण थे वो 4 गुणसूत्रों पर, 4 क्रोमोसोम पर अलग अलग उपस्थित थे। 4 गुणसूत्रों पर क्या थे? वो अलग अलग उपस्थित थे, जिसके कारण वहां पर इंटरेक्शन ऑफ जीन और क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सका, जिसके कारण इंटरेक्शन ऑफ जीन और क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सका और उनके लक्षणों में परिवर्तन, खास विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ा। तो इस पॉइंट को आप जरूर समझिए। क्या कहा जाता है कि मेंडल साहब ने जिन 7 जोड़ी लक्षणों का मटर के पौधों पर अध्ययन किया था, जिन 7 जोड़ी लक्षण मटर के पौधों पर अध्ययन किया, वह 7 जोड़ी लक्षण जो थे वो 4 गुणसूत्रों पर अलग अलग रूप में क्या थे? उपस्थित थे। ठीक, ये बातें बिल्कुल यहां तक अगर पूछता है आपसे एग्जाम में कि व्हाट्स द रीजन मेंडल सक्सेस, मतलब मेंडल के सफलता का कारण क्या था, तो आप इन सब चीजों को आप बताइए कि सबसे पहला उनका चुनाव जो था मटर का पौधा था, फिर मटर के पौधे में क्या क्वालिटी थी उसके विषय में बताइए, फिर आगे चल करके मात्र उन्होंने अनुसंधान में अपने एक लक्षणों का अध्ययन किया, गणितीय संख्याओं का प्रयोग किया और विभिन्न 7 जोड़ी जो लक्षण थे उनको 4 गुणसूत्र पर उपस्थित होना, क्रॉसिंग ओवर, इंटरेक्शन ऑफ जीन, लिंकेज ना होना ही इनके लिए क्या मिला? बेनिफिट मिला और ये बिल्कुल सफल। ठीक है, अब आइए चलते हैं। देखिए एक बात बताएं आप सभी को जो है जेनेटिक्स पढ़ते जरूर हैं हम लोग, लेकिन उसकी कुछ शब्दावलियां होती हैं। अगर उन शब्दावलियों के बारे में न पढ़ा जाए, न जाना जाए, तो आनुवंशिकी हमारा पूरा का पूरा क्या रह जाता है? अधूरा रह जाता है। तो इसलिए हमने जो सेलेक्ट किया है कि सर्वप्रथम आप सभी इस शब्दावलियों के विषय में जानिए, शब्दावलियां क्या हैं, कैसी हैं, किस प्रकार से। ठीक है तो पहली चीज आपको बता दें, पहली शब्दावली जो लिया गया है बेटा, वो कौन सी शब्दावली है आपकी? फैक्टर या जीन। क्या है? फैक्टर या जीन, कारक या जीन। देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल अपने समय में उन्होंने क्या किया था? फैक्टर का उपयोग किया। जो भी अध्ययन करते थे, जो लक्षण, वो कहते थे कि जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी जा रहा है, जनरेशन टू जनरेशन जो कैरेक्टर्स जा रहे हैं, वो किसके द्वारा जा रहे हैं? फैक्टर के द्वारा जा रहे हैं। लेकिन बाद में जब से एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था जॉनसन, क्या नाम था उनका? जॉनसन नाम आया, और जॉनसन साहब ने इसी फैक्टर को क्या कहा था भैया? जीन कहा था। क्या कहा था? जीन कहा। जॉनसन ने साइंटिस्ट, ठीक, इन्होंने इसको जीन शब्द दिया। देखिए अब इसकी हम परिभाषा पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार कारक या जीन क्या। ठीक, तो देखिए आनुवांशिक गुणों, अब आप कहेंगे कि आनुवांशिक गुण क्या है? जैसे मटर के पौधे में उसकी लंबाई का गुण, उसके पौनेपन का गुण, उसके पुष्प का लाल रंग, उसके पुष्प का सफेद रंग, तो क्या हो गए? उसके एक गुण हो गए। वो क्या हो गए? एक गुण हो गए। और उसी परिभाषा के अंतर्गत हम आपको बता रहे हैं फैक्टर या जीन किसे कहते हैं? आनुवांशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाना। आनुवांशिक गुणों को
पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाना ही क्या कहलाता है? आपका जीन कहलाता है। फिर से समझिएगा बात, अक्सर लोग पूछते हैं जीन से क्या समझते हैं आप, कारक से क्या समझते हैं? तो सामान्य रूप से इस परिभाषा को बताइएगा कि जीन या कारक क्या है? आनुवांशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाना, आनुवांशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाना ही क्या कहलाता है? या इस तरह बता सकते हैं, आनुवांशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने वाली संरचना को ही हम जीन कहते हैं या कारक कहते हैं। ठीक, ये बात बिल्कुल हम समझ रहे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर समस्या हो रही है तो फिर से आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि फैक्टर या जीन क्या होता है। ठीक है, प्योर पेरेंट। अब दूसरी बात कर लेते हैं यहां पर, प्योर पेरेंट, इसकी हिंदी होती है शुद्ध जनक। क्या होती है? शुद्ध जनक। प्योर पेरेंट की हिंदी क्या होती है? शुद्ध जनक। अब इसकी परिभाषा समझ, वह जीवधारी या मेंडल साहब के अनुसार चलेंगे तो वह पादप, उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया तो हमने क्या कहा यहां पर? वह पादप जो किसी गुण के लिए, मतलब वह पादप जो किसी गुण के लिए बिल्कुल शुद्ध हो। क्या हो? शुद्ध हो, बिल्कुल शुद्ध हो, उन्हें क्या करते हैं हम? प्योर पेरेंट कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देते हैं, एक पौधा लंबा है और लंबा पौधा होने के नाते इसको हम कैरेक्टर टी से डिनोट करते हैं, और ये जो भी कैरेक्टर देगा या जो भी लक्षण देगा वो क्या देगा? टाल का देगा। कैसा देगा? टाल का देगा, लंबा का देगा। तो यह कहीं ना कहीं क्या है? बिल्कुल शुद्ध। क्या है? बिल्कुल शुद्ध। अब देखिए, ये परिभाषा आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए। प्योर पेरेंट किसे कहते हैं? वह पादप या वह जीवधारी जो किसी गुण के लिए क्या हो? शुद्ध हो। मतलब उसको कई बार आप उसका प्रयोग कीजिए, कई बार उस पर आप एक्सपेरिमेंट करिए, लेकिन जब भी वह आए अपने लक्षणों को बिल्कुल क्या दें? शुद्ध प्रदर्शित करें। ठीक, आगे चलते हैं, हम देखते हैं हाइब्रिड क्या है। हाइब्रिड क्या है? देखिए, संकरण क्रिया के द्वारा, अभी हम आपको संकरण नहीं पढ़ाए हैं और आगे चल करके पढ़ाएंगे, लेकिन तब तक के लिए आप इतना जानिए कि संकरण क्रिया, हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू, हाइब्रिडाइजेशन के जरिए जो भी संतति प्राप्त होती है, जो भी डॉटर्स मिलती हैं, जो भी अगली जनरेशन में जो जीवधारी मिलते हैं, और उसी को क्रिया को हम क्या करते हैं? संकर। क्या करते हैं? संकर करते हैं। या तो हिंदी भाषा में आप साफ साफ बता सकते हैं कि संकरण क्रिया के द्वारा उत्पन्न होने वाली संतति, संकरण क्रिया के द्वारा उत्पन्न होने वाली संतति को ही हम क्या करते हैं? हाइब्रिड करते हैं। अर्थात कि हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू उत्पन्न होने वाला न्यू जनरेशन ही क्या कहलाता है? आपका हाइब्रिड कहलाता है, संकरण कहलाता है। अब देखिए, अगला हमने लिखा है एलील। क्या लिखा है? एलील लिखा है। देखिए, एलील क्या होता है? जो एक जीन होता है, एक क्या होता है? ये मान लीजिए सपोज दैट कोई एक क्या है? जीन। ठीक है, यह कोई एक क्या है? जीन। अब यह जीन कैसा रंग दे रहा है? रेड कलर दे रहा है। कैसा रंग दे रहा है? लाल रंग दे रहा है। एक जीन है और जीन कैसा रंग दे रहा है? लाल रंग दे रहा है। अब इस लाल रंग को रिस्पांसिबल करने की, मतलब उसका उत्तरदायित्व जो देख रहा है, वह दो प्रकार की, इसमें दो विकल्प प्रायी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दो विकल्प प्रायी, जैसे कैरेक्टर आर। क्या है यहाँ पर? कैरेक्टर आर है और यहाँ पर कैरेक्टर आर है। मतलब अब क्या हो गया? ये पूरा एक क्या हो गया बेटा? जीन हो गया। समझिएगा, ये पूरा क्या हो गया? जीन हो गया। और इस जीन का ये दो विकल्प प्रायी हो गया, और उसके द्वारा जो लक्षण कैरेक्टर उत्पन्न हो रहा है, लाल रंग उत्पन्न हो रहा है, और इसी को हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। फिर से समझिएगा बात, एक जीन के दो विकल्प प्रायी रूपों को, एक जीन के दो विकल्प प्रायी रूपों को हम क्या कहते हैं? एलील।
ठीक। देखिए अगला बिंदु हमने लिखा है होमोजाइगस। क्या लिखा है? होमोजाइगस। होमोजाइगस की हिंदी होती है समयुग्मी। क्या होती है होमोजाइगस की हिंदी? समयुग्मी। अब इसकी डिफिनीशन क्या होगी, इसकी परिभाषा क्या होगी? द्विगुणित अवस्था में, किस अवस्था में? द्विगुणित अवस्था में, डिप्लॉयड स्टेज में। डिप्लॉयड स्टेज में जब दोनों एलिल्स क्या हो? परस्पर समान। जैसे सपोज दैट यहां ये कैपिटल टी है, तो यहां पर ये क्या है? ये भी कैपिटल टी। हमने क्या बताया कि द्विगुणित अवस्था में जब दो एलिल्स क्या हो? समान हो, तब उन्हें क्या कहते हैं हम? होमोजाइगस। ठीक। अब आप समझेंगे कि द्विगुणित अवस्था क्या होती है। जैसे आप जानते हैं हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जब ये दोनों यन परस्पर मिल जाते हैं, मिलने के बाद ये क्या बना लेते हैं? 2a। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो वही चीज यहां पर भी हो रहा है। क्या कहा जा रहा है? द्विगुणित अवस्था में जब दोनों एलिल्स समान होते हों, तब उसे हम क्या कहेंगे? होमोजाइगस। राइट? इतनी क्लियर हो गई होंगी बातें। अब देखिए आगे चलते हैं। हेट्रोजाइगस क्या होता है? हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस का मतलब होता है विषम युग्मी। क्या होता है? विषम युग्मी। अब विषम युग्मी के अंतर्गत ये बताया जाता है कि डिप्लॉयड स्टेज में, किस स्टेज में? डिप्लॉयड स्टेज में जब दोनों एलिल्स परस्पर समान न होते हों। देखिए डिप्लॉयड कंडीशन है, द्विगुणित अवस्था है, और उस द्विगुणित अवस्था में ये दोनों क्या है? परस्पर समान नहीं है। और इसी को हम क्या देखिए, यहाँ कैपिटल टी है जो टाल लंबा दे रहा था लक्षण, और ये क्या है? स्मॉल टी। इसको हम क्या कहेंगे? हेट्रोजाइगस, विषम युग्मी के नाम से जानते हैं। इसकी हिंदी क्या है? हेट्रोजाइगस की विषम युग्मी। और होमोजाइगस की हिंदी क्या थी? समयुग्मी। तो हेट्रोजाइगस किसे कहते हैं? कि डिप्लॉयड स्टेज में, द्विगुणित अवस्था में जब दोनों एलिल्स परस्पर समान न होते हों, तब उसे हम क्या कहेंगे? हेट्रोजाइगस। आगे चलते हैं, देखते हैं फिनोटाइप। क्या कहते हैं? फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है बाहरूपी। देखिए किसी भी जीवधारी में जो बाहरूपी लक्षण दिखाई पड़ता है, क्या दिखाई पड़ता है? बाहरूपी लक्षण दिखाई पड़ता है, उसे हम क्या कहेंगे? फिनोटाइप। इसके एक एग्जांपल थ्रू आपको बताते हैं। जैसे हाइब्रिड की मटर बोई जाती है, एक बार उसकी बुआई होने के बाद फिर दोबारा नहीं की जाती। क्या रीजन? क्योंकि जो हाइब्रिड प्लांट था उसमें वह हेट्रोजाइगस कंडीशन में था, विषम युग्मी की स्थिति में था, और उसके जो कैरेक्टर मिलेंगे, जो लक्षण मिलेंगे, सभी के सभी अच्छे मिलेंगे। लेकिन जब उसको थर्ड जनरेशन कर देते हैं तो वो अपने कैरेक्टर को परिवर्तित कर देता है, अर्थात तीसरी पीढ़ी में वह लक्षण बिल्कुल डिफरेंट मिलने लगता है। और लेकिन उसके जो सेकंड जो हाइब्रिड की कंडीशन थी, जो फिनोटाइप कैरेक्टर था, बिल्कुल समान था, लेकिन जीनी संरचना हमको न दिखाई पड़ी। जैसे यहाँ पर आप बात कर लीजिए, कैपिटल टी है, ये सपोज दैट ये कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, और यहाँ बगल में क्या है? कैपिटल टी है और कैपिटल टी है। अब ये भी लंबा का ही लक्षण देगा। ये कैसा देगा? लंबा का, टाल का देगा। और लेकिन यहीं पर जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये भी लंबे का ही लक्षण देगा। कैसा देगा? लंबा का ही, टाल का ही लक्षण देगा। किंतु डिफरेंस क्या है? नहीं दिख रहा है, उसका बाहरूपी लक्षण नहीं दिख रहा है। लेकिन जब इसकी जीनोटाइप संरचना देखी जाएगी तब जाकर के हमको समझ में आता है कि ये जो है भले ही लंबे लक्षण को प्रकट कर रहे हैं, लेकिन एक जनरेशन के बाद अगले जनरेशन में ये बौने वाले लक्षण को भी प्रदर्शित, द्वार्फ वाले लक्षण को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं जीनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप वह होता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के, किसी भी जीवधारी के जो है जीनी संरचना के बारे में बताता है, जो उसकी जीनी संरचना। जैसे यही कैपिटल टी था, स्मॉल टी था, कैपिटल टी, कैपिटल टी।
अब यहां पर आपको बिल्कुल जीनोटाइप संरचना के आधार पर आप कह सकते हो कि ये सर ये क्या है, ये प्योर पेरेंट नहीं है, शुद्ध जनक नहीं है, समयुग्मी नहीं है, और इसको यहाँ पर जीनोटाइप संरचना के आधार पर आप क्या कह सकते हो कि ये कैसा है, प्योर पेरेंट है, समयुग्मी, शुद्ध जनक है, समयुग्मी है, और ये कैसा है, शुद्ध जनक नहीं है, विषम युग्मी है। तो इसीलिए कहा जाता है जब किसी जीवधारी की जीनोटाइप की संरचना का अध्ययन किया जाए, जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जो प्रकट होते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, जीनोटाइप कहते हैं, अर्थात जीनोटाइप की संरचना के आधार पर अध्ययन करना। अब देखिए अगला पॉइंट हमने लिया है मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड उसको हम बोल सकते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसकी हिंदी होती है एक संकर क्रॉस। मोनोहाइब्रिड की हिंदी क्या होती है, एक संकर क्रॉस। अब ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने जब किसी एक लक्षण को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया था, एक लक्षण को मतलब उसकी लंबाई पर ओनली, उसकी लेंथ पर ओनली, या उसके रंग पर ओनली, जब अध्ययन किया था उसके आधार पर उन्होंने कहा कि यह मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या कहता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस यह कहता है जब किन्हीं दो लक्षणों को ध्यान में रख करके, क्या करके, जब किन्हीं दो लक्षणों को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया जाता है, तब उसे हम क्या करते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। दो लक्षण का मतलब क्या, अब आप देखेंगे कि यदि दो लक्षण ले लिया जाए, जैसे उसके जो सीड है, बीज का आकार और बीज का रंग, भाई गोल है, पीला है, या अगला झुर्रीदार है, हरा, तो ऐसे किन्हीं दो लक्षणों को जब अध्ययन ध्यान में रख करके कराया जाता है, तब जाकर के उसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं। तो आज की क्लास हम यही तक लेते हैं, और आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि यह क्लास कैसी रही, और इसमें अभी क्या चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, क्या क्लियर हो रहा है, और आगे फिर नई क्लासेस आपको दी जाएं, जिससे आपको बेहतर ये लगे कि हमारी तैयारी, हमारी पढ़ाई ठीक चल रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।